हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार रीट लेवल 2 के लिए जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी संभावित डेट बताई जा रही है 5 जनवरी 2023, तो उसके लिए साइंस की क्लासेस कंटिन्यूसली लेकर के आ रहा हूँ। और हम साइंस की क्लासेस के अंतर्गत पहले बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमारा कोशिका जो टॉपिक है, कोशिका की संरचना और प्रकार्य के बारे में अपन बात करेंगे। कल मैंने आप लोगों को लास्ट में कोशिकाओं के प्रकार के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वे कौन सी कोशिका होती है जिनके अंदर केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होती है। गुणसूत्र पाए तो जाते हैं, गुणसूत्रों के द्वारा जो है आनुवंशिक पदार्थ के बने होते हैं वे गुणसूत्र वे पाए तो जाते हैं, लेकिन कोशिका द्रव्य के विशेष क्षेत्र यानी कि न्यूक्लियोइड के मौजूद रहते हैं। न्यूक्लियोइड जो होता है उसके अंदर मौजूद रहते हैं और कोशिका द्रव्य के साथ में संपर्क में रहते हैं। फिर आपने बात करी थी कि इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या केवल एक होती है और इस प्रकार की कोशिकाएं नीलहरित, शैवाल और जीवाणु के अंदर पाई जाती है। आज अपन बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। किसके बारे में? यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो आप लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, डालिएगा हेडिंग यूकैरियोटिक एक सेकेंड, ये जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा रहता ही है ग्लिच। अब करेंगे, देखिएगा। तो अब आप हेडिंग डालिए यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अपन बात करेंगे। कल अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करी थी, उसमें था कि केंद्र का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित यानी पूरी तरह से विकसित, पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। ठीक है, पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। दूसरा पॉइंट आप इसके अंदर लिखेंगे कि केंद्रक झिल्ली, क्या? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के साथ में केंद्रिका। क्या दोस्तों? केंद्रिका। केंद्रिका उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके साथ में नेक्स्ट अपने आ जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त, कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग, सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है? जिनके अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक होता है और केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। एक से अधिक, हमने देखा था प्रोकैरियोटिक में एक ही होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप आगे लिखेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा कि डीएनए जो होता है दोस्तों, वो डीएनए प्रोटीन के साथ
जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जो डीएनए है वो प्रोटीन के साथ में जुड़ा हुआ होता है तथा हिस्टोन, किसकी बात कर रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी उपस्थित होता है। हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पूरी तरह से पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक होता है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए प्रोटीन के साथ में जुड़ा हुआ होता है और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो उपस्थित होता है। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जो हमने बात करी थी पीछे कि नील हरित शैवाल और जीवाणु, उसमें तो प्रोकैरियोटिक पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो विषाणु तथा जीवाणु को छोड़कर, क्या, विषाणु तथा जीवाणु को छोड़कर ये कोशिकाएं सभी पौधे तथा जंतु में पाई जाती है। ठीक है, तो विषाणु और जीवाणु को छोड़ करके जितने भी आपके पौधे हैं, जंतु हैं, उन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, तो उन सभी के अंदर दोस्तों आपके यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अपने जो है ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का जो अंतर था बेसिकली उसके बारे में अपन ने बात करी है। अब अपन आगे आप लिखेंगे कुछ इनके बारे में अलग अलग चीज़ें और भी मैं जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है आदिम कोशिकाएं होती है। कौन सी? आदिम यानी प्रिमिटिव कोशिकाएं होती है। जबकि आपके यूकैरियोटिक के अंदर आपके सुविकसित कोशिकाएं होती है। कैसी कोशिका होती है? सुविकसित कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो अब आप जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता लिखोगे तो आप liखेंगे वापस से प्रोकैरियोटिक कोशिका के महत्वपूर्ण बिंदु की अपन बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें अपने पहला पॉइंट आ जाता है दोस्तों, इसमें आदिम कोशिकाएं होती है। आदिम कोशिकाएं होती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर आदिम कोशिकाएं होती है। दूसरा आप याद रखोगे कि इसके अंदर जो है आपके समसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन, सॉरी इसमें नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। तो आप लिखोगे समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखोगे। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर इम्पोर्टेंट आ जाता है, इसमें जो है दोस्तों आपके राइबोसोम
राइबोसोम 70S प्रकार का। ठीक है, इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम है वो 70S प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें चौथा पॉइंट और एक इम्पॉर्टेंट विशेषता है वो याद रखोगे कि कशाभिका यानी फ्लैगिला, कशाभिका इंग्लिश में जिसे कहा जाता है फ्लैगिला में सूक्ष्म तंतु होते हैं तथा 9+2 व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, तो कशाभिका यानी फ्लैगिला में सूक्ष्म तंतु होते हैं और 9+2 जो है वो व्यवस्था नहीं होती है। ये क्या होते हैं इसकी अपन आगे सब बात करने वाले हैं। और एक आप यहीं पर ऐसे स्टार डाल के पॉइंट लिख लो, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मतलब है सेल वॉल। ठीक है, ये आप लिख लो, सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो पतली, कैसी? पतली यानी कि थीन, पतली होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो होती है इसके अंदर वो पतली होती है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। इसी के साथ में अपना जो है इसके अंदर एक चीज़ और याद रख लेना, आगे मैं लिखवा रहा हूँ 5वां पॉइंट करके आप लिख लो कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनके श्वसन तंत्र में, श्वसन तंत्र में, श्वसन तंत्र में प्लाज्मा झिल्ली होती है। ठीक है, क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली में होता है। क्लियर है? तो ये कुछ और प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है कि कोशिका भित्ति पतली होती है, इसके अंदर आदिम कोशिकाएं होती है, समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है, राइबोसोम 70S प्रकार का होता है और कोशिका जो कशाभिका होती है, फ्लैगिला होती है, उसके अंदर सूक्ष्म तंतु होते हैं और 9+2 व्यवस्था नहीं होती है। और आप याद रखोगे कि जो श्वसन तंत्र होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो आपके प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होता है। अब ऐसे ही कुछ यूकैरियोटिक कोशिका की भी विशेषताएं हैं, तो आप लिखोगे यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अपन बात करेंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिका का पहला पॉइंट आप लिख लोगे, इसके अंदर सुविकसित कोशिकाएं होती है, सुविकसित कोशिकाएं है। ठीक है, सुविकसित कोशिकाएं हैं। दूसरा पॉइंट आप इसके अंदर याद रखोगे, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आप इसके अंदर याद रखोगे कि इसके अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम, वो राइबोसोम कैसा होगा? तो राइबोसोम
ATS प्रकार का होता है। ठीक है, कैसा होता है? ATS प्रकार का इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। चौथा पॉइंट आप याद रखोगे, इसके अंदर कोशिका भित्ति मोटी होती है। कोशिका भित्ति मोटी होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर कोशिका भित्ति पतली होती है, जबकि आपके यूकैरियोटिक के अंदर कोशिका भित्ति मोटी होती है। और अपना नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कशाभिका होती है, उस कशाभिका में सूक्ष्म तंतु तो किस में पाए जाएंगे? प्रोकैरियोटिक में। और सूक्ष्म नलिकाओं की 9+2 व्यवस्था होती है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखोगे कि यूकैरियोटिक के अंदर कशाभिका में सूक्ष्म नलिकाओं की 9+2 व्यवस्था होती है। इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। राइबोसोम जो है वो ATS प्रकार का होता है। और इसके अंदर जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, श्वसन तंत्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो आप याद रखोगे, यूकैरियोटिक कोशिकाएं सुविकसित कोशिकाएं होती है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, राइबोसोम ATS प्रकार का होता है, कोशिका भित्ति मोटी होती है, कशाभिका में सूक्ष्म नलिकाओं की 9+2 व्यवस्था होती है, श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ तक की बातें आप लोगों को मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अपन ने अभी तक कोशिका के बारे में बेसिक जानकारी ली है, और कोशिका के जो भी आपके बेसिक पॉइंट होते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में और कोशिका की खोज के बारे में अपन ने अभी बात करी है। अब अपने जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है कोशिका सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? कोशिका सिद्धांत के बारे में, यानी सेल थ्योरी के बारे में अपन बात करेंगे। और फिर एक्सेप्शन की बात करेंगे, सेल थ्योरी के जो अपवाद है उनकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आप हेडिंग डालेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसके बारे में बात करेंगे? कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, यानी सेल थ्योरी की अपन बात करेंगे। ठीक, ये जो सेल थ्योरी है, ये इस कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले हमें एक तो जर्मन के वनस्पति विज्ञान शास्त्री है जिनका नाम है MJ स्लाइडेन, और एक है 1839 में जर्मन के जंतु विज्ञान शास्त्री जिनका नाम है थियोडर स्वान। और आपने इसका स्लाइडेन एंड स्वान की थ्योरी नाम भी सुना होगा। तो जो कोशिका सिद्धांत है वो आपके 1838 में और 1839 ईस्वी में दो वैज्ञानिक जर्मन के ही हैं। एक है MJ स्लाइडेन जो कि है क्या? वनस्पति शास्त्री। ठीक है, वनस्पति विज्ञान शास्त्री है। क्या नाम है इनका? MJ स्लाइडेन इनका नाम है। और एक 1839 में ही जर्मनी के ही है जंतु विज्ञान शास्त्री जिनका नाम है थियोडर सान। तो ये दोस्तों आपके
एमजे स्लाइडेन और थियोडर सान जो है ये दोनों मिल करके कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दोनों ने ही क्या किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, तो आपके एग्जैक्ट इस ईयर नहीं मिलता, ऐसा कह सकते हैं कि एमजे स्लाइडेन ने तो वनस्पति शास्त्री थे, इन्होंने 1868 में, 1838 में और 1839 में आपके थियोडर सान ने, तो इन दोनों ने इस कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इन्होंने किसका प्रतिपादन किया था, इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सेल थ्योरी के बारे में बताया था। इनकी जो सेल थ्योरी थी उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जैसे कि पहला पॉइंट था इनके, वो ये था कि प्रत्येक जीव का शरीर, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं, एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट था प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, यानी उसका ओरिजिन, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि कोशिका सिद्धांत 1838 और 1839 ईस्वी में एमजे स्लाइडेन और थियोडर सान ने प्रतिपादित किया था कोशिका सिद्धांत को। प्रत्येक इन्होंने जो है इसमें क्या क्या कहा, तो पहला पॉइंट कहा था कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो एक कोशिका से, यानी एक कोशिकीय या फिर अनेक कोशिकाएं हैं तो बहुकोशिकीय कहते हैं, उनसे ही मिलकर के बना होता है। ठीक, और प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति है, प्रत्येक जीव का जो ओरिजिन है वो एक कोशिका ही होती है, ये बात आपको याद रखनी है। और तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा था कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, यानी इंडिपेंडेंट इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है और उससे एक जीव बनता है। समझ में आ गई बात? तो आपका थर्ड पॉइंट था कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर के काम करती है। हर एक कोशिका अपने आप में स्वाधीन है, लेकिन सभी कोशिकाएं मिल करके काम करती है, और जब मिल करके काम कर रही है उसी से एक जीव बनता है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट, इन्होंने फोर्थ पॉइंट जो कहा था कोशिका सिद्धांत में, वो ये कहा था कि कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से
होती है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता, यानी सब कुछ किसके हाथ में है? केंद्रक के हाथ में होता है या फिर सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि कोशिका की उत्पत्ति, जो कोशिका है उसकी उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक जो है वो अपना मुख्य कार्यकर्ता होता है, मुख्य पार्टिसिपेट करने वाला भाग होता है, या आप ये कह सकते हो कि वही पूरे के पूरे सृष्टिकर्ता के रूप में, यानी उस पूरे को डेवलप करने के रूप में यही जैसे भाग लेता है। कौन भाग लेता है ऐसे? तो कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक कैसे भाग लेता है। यहाँ तक की बातें आप लोगों को याद रखनी है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? क्लियर है ना? तो अब अपन बात करते हैं आगे। तो पहले अपन एक बार इस पॉइंट को रिवाइज करें कि कोशिका सिद्धांत के बारे में 1838 और 1839 ईस्वी में एम.जे. स्लाइडेन और थियोडर सान ने बताया था। ठीक है, और इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। कोशिका जो है वो एक स्वाधीन इकाई है, लेकिन जब आपके सभी कोशिकाएं मिल करके काम करती है तो एक जीव के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य संपन्न होते हैं। ठीक है, और आपका लास्ट पॉइंट क्या था? तो लास्ट पॉइंट इन्होंने बोला था कि कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है, जिस क्रिया के द्वारा कोशिका की उत्पत्ति होती है उसके अंदर मुख्य आपका जो कार्यकर्ता होता है या सृष्टिकर्ता होता है वो कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों आप लोगों के क्या? अरे वो होता है आपके केंद्रक। समझ में आ गई बात? ये तो क्या था? ये था आपके कोशिका सिद्धांत के बारे में। लेकिन इस कोशिका सिद्धांत के भी अपवाद हैं, और कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या होते हैं, इसके एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों हमने जान लिया कोशिका सिद्धांत के बारे में। फिर मैंने जैसा कि बोला था हम कोशिका सिद्धांत के अपवाद के बारे में भी बात करेंगे। तो आप लिखेंगे कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी का अपवाद, यानी एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। तो जो सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत है, उसका अपवाद होता है दोस्तों क्या? विषाणु। ये जो विषाणु है, ये विषाणु कोशिका सिद्धांत के द्वारा जो ये 4 पॉइंट दिए गए हैं इनको फॉलो नहीं करता है, ये इनका अपवाद है। ये इनका अपवाद इसलिए है क्योंकि जो दोस्तों हमारा विषाणु है उसके पास में कोई कोशिका नहीं होती है, और ऐसा कहा जाता है कि विषाणु जो है एक ऐसा प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है जो कि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सका है। समझ में आई बात? तो ये जो विषाणु है इसके पास में कोशिका नहीं होती है, और ये एक ऐसा प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके। ठीक है, आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वायरस इज प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म दैट हैव नॉट रिच्ड एट सेलुलर स्टेट। समझ में आ गई बात? तो ये आपका कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये अपना कोशिका सिद्धांत यहाँ पर होता है कंप्लीट। ठीक है, अब दोस्तों हमने कोशिका के बारे में जान लिया, कोशिका के प्रकारों के बारे में जान लिया, और कोशिका सिद्धांत के बारे में जान लिया, कोशिका की आकृति और आमाप के बारे में जान लिया, जिसमें मैंने बताया सबसे बड़ी कोशिका कहाँ होती है, सबसे छोटी कोशिका कहाँ होगी, और ये सब चीज़ें। अब अपने कोशिका के बारे में जानने के बाद अब अपन जानेंगे ये जो कोशिकाएं हैं, इस कोशिका की जो पूरी संरचना है, जिस संरचना में हम जानेंगे कि पादप कोशिकाओं की संरचना कैसी है और जंतु कोशिकाओं की
संरचना कैसी है, इनके अंदर कोशिका झिल्ली कहाँ होती है, लाइसोसोम कहाँ होता है, केंद्रक कहाँ होता है, चिकनी ईआर कहाँ होती है, आपके रेटिकुलम ईआर कहाँ होती है, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक जो है वो कहाँ होती है, फिर आपके गोल्जी काय कहाँ होता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, केंद्रिका, झिल्ली, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और अंतर्द्रव्यी जालिका होती है उनके बारे में। इस पूरे को कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ये दोनों मिल करके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है कोशिका संरचना के बारे में, तो ये अपन डायग्राम के माध्यम से कोशिका की संरचना के बारे में जानेंगे। और कोशिका संरचना के अंदर आने वाले जितने भी आपके इसके कोशिकांग हैं, जैसे कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रक, केंद्रिक, केंद्रिका झिल्ली, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, राइबोसोम, चिकनी ईआर, रेटिकुलम ईआर, कोशिका द्रव्य, सेंट्रोसोम और पादप कोशिका के अंदर हरित लवक, राइबोसोम, फिर आपके बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, प्लेज्मा झिल्ली, फिर आपके जो है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इन सभी के बारे में पूरा डिटेल के अंदर डायग्राम के माध्यम से अपन पढ़ने वाले हैं। आज अपन ने केवल कोशिका के बारे में जानकारी ले ली है। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, कोशिका की संरचना के बारे में। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उस सेल स्ट्रक्चर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को ये हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही रीट मेंस के लिए जो क्लासेस हैं वो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाइएगा। और आप जो है जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे हम उतना ही जल्दी आप सभी लोगों के लिए इस कोर्स को भी पूरा करवा देंगे। जिस प्रकार से मैंने मैथ्स का कोर्स एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को पूरा किया है, वैसे ही मैं साइंस के अंदर भी एक दो टॉपिक की क्लासेस ऐसी लेकर के आऊँगा जो पूरी 2-2, 3-3 घंटे की होगी और पूरा का पूरा सिलेबस उसी टॉपिक के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कल अपन पढ़ेंगे कोशिका संरचना के बारे में, सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आप सभी लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लासेस को अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद।